तुम्हें लगता है कि सामने वाला सुनना नहीं चाहता, तुम्हें लगता है कि सामने वाला एकदम कोल्ड है या कि उनको मेरी दर्द का फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं, आपने जब कन्वे किया था उस समय आपने अपने दर्द के साथ साथ उसके लिए कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म, ऐसा अटैक डाल दिया कि वो दर्द पर फोकस नहीं कर पाया। उसने फोकस किया कि भाई मैं खुद को कैसे बचाऊं। ये जो आइडिया है कि डोंट गो टू बेड एंग्री, इट लुक्स नाइस, इट्स अ नाइस आइडियल, बट क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट। इनफैक्ट in pursuing this ideal you may actually do things which are very problematic and it may backfire. द लैक ऑफ एडमिरेशन फॉर देयर पार्टनर, अपने पार्टनर की जैसे वो हैं उसको लेकर उन्हें एडमायर ना करना, अप्रिशिएट ना करना, बल्कि उन्हें कुछ और में बदल देना चाहना। ये एक बहुत कॉमन इश्यूज है जो मैं अपने आसपास बहुत सारे रिलेशनशिप्स में देखती हूँ। ही डजंट अप्रिशिएट मी द वे आई एम, और शी डजंट वैल्यू मी फॉर हु आई एम और व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल। तो ये इशू को कैसे टैकल करें? एक और रॉन्ग एक्सपेक्टेशन की होती है कि अगर मांग के मिले, बताना ही पड़े तो फिर क्या मिला। जो पार्टनर आपको मिला है, आपको ये देखना है कि अब उसकी स्ट्रेंथ प्लस मेरी स्ट्रेंथ, उसकी पर्सनालिटी प्लस मेरी स्ट्रेंथ, दिस इज आवर करंट रिसोर्स। यहाँ पर एक दूसरे से कंपटीशन नहीं है, इट इज द नेटवर्थ दैट यू हैव। मुझे क्लीनिंग की क्वालिटी हायर चाहिए, राइट, या मुझे कुकिंग बहुत अच्छी चाहिए, या मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग और अच्छी चाहिए। अगर वो आपकी डिजायर है तो अल्टीमेटली इट्स ऑन यू टू फुलफिल इट। आप अपने पार्टनर पे नहीं डाल सकते। उन लोगों की ना एक पर्सनालिटी ट्रेट ये भी होता है कि दे आर वेरी करिज्मेटिक, दे अपीयर टू बी वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज दे टॉक अबाउट देमसेल्व्स। और क्योंकि हमें आदत नहीं है, मोस्ट ऑफ अस आर पीपल प्लीजर्स, तो जब आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलते हो जो बड़ा कॉन्फिडेंट है, जो बड़ा ही करिज्मेटिक है, फ्लैम्बॉयंट है, फुल ऑफ हिज ऑरा है, तो आप अट्रैक्ट हो जाते हो उससे, है ना। तो इट्स ईजी फॉर अस टू फॉल इन अ रिलेशनशिप विद सच अ पर्सन। तो अर्ली ऑन कैसे पता चले कि दिस इज नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस बट इज एक्चुअली नार्सिसिज्म? हम टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं? वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही साथ इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप अपनी द जर्नी विद इन कर पाएँ, अपने आप को डीपली समझ पाएँ, अपने इमोशंस, आप अपने इमोशंस को कैसे प्रोसेस करते हैं, इस पर्सपेक्टिव को डीपली समझ पाएँ, ताकि आप अपनी लाइफ में एक मीनिंगफुल और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करें। आज के इस एपिसोड में हमने बात की है रिलेशनशिप्स की और कपल्स के बीच में जो कॉमन इश्यूज़ आते हैं उनकी। कॉमन इश्यूज़ जैसे कि एक दूसरे को जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट ना कर पाना, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस का होना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ठीक से बंटवारा ना कर पाना या ना समझ पाना, एक दूसरे के बीच में आपस में स्कोर रखना, तुमने कितना किया वर्सेस मैंने कितना किया। हमने साथ ही साथ बात की है नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स की, उनसे कैसे डील किया जाए, कैसे समझा जाए उन ट्रेट्स को, और हमने बात की है छोटी छोटी चीज़ें, स्मॉल थिंग्स जो एक रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती हैं, पॉजिटिव स्मॉल थिंग्स जो एक रिलेशनशिप को बहुत बेहतर बना सकती हैं, एंड नेगेटिव स्मॉल थिंग्स जो रोज़ की नोकझोंक में बदल जाती हैं और डिसएग्रीमेंट्स कॉज करती हैं। इन सब पहलुओं को कैसे समझें और एक पावरफुल पर्सपेक्टिव कैसे बिल्ड करें अपने रिलेशनशिप के लिए, इस बारे में आज हमने इस एपिसोड में बात की है। दिस एपिसोड इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू लुक डीपली विद इन योर सेल्फ एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर डीपली। So let's get into today's episode with couples therapist Sridhar. रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ का एक वो हिस्सा है जहाँ हमेशा से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत रही है। एंड नाउ दैट द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, जिसमें कोई जेंडर रोल्स नहीं है, एक बहुत फ्लूइड वर्ल्ड बन गया है, वेयर women आर एज इंडिपेंडेंट एज द men were, women enjoy as much as freedom as the men do. रिलेशनशिप्स हैव बिकम इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। जो एक टेम्पलेट होता था कि रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, इसमें मेल का ये रोल है, फीमेल का ये रोल है, साथ में ये रोल है, वो सब चीज़ें अभी काफ़ी फ्लूइड हो गई है। तो नेचुरली हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स हैज़ ऑल्सो बिकम अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। एंड टुडे टू अनकॉम्प्लिकेट ऑल ऑफ दिस आई हैव माई गेस्ट हु इज़ अ कपल थेरेपिस्ट, साथ ही एक एंटरप्रेन्योर है। श्रीधर लाइफ स्कूल नाम से अपनी कंपनी चलाते हैं एंड ही ऑल्सो हैज़ अ यूट्यूब चैनल विद द सेम नेम। Please welcome couple therapist Sridhar on the Journey Within podcast.
Thank you, Shobha. Thank you for the intro. Thank you for having me. It is such a pleasure to speak to you, Sridhar, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं relationships की. This has been one of the most requested topics for us, and also I feel कि relationships हमारी life का एक बहुत 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 important हिस्सा है, और हमारी life में बहुत सारी जगह और बहुत सारी important जगह जो है वो relationships लेते हैं. And if we are sorted in our relationships, अगर हमारी life में हमारा relationship, particularly romantic relationship सही चल रहा है, तो लाइफ के बाकी सारे एरियाज को और अच्छे तरीके से सॉर्ट करने की हमारे अंदर एक एक नेचुरली ताकत आ जाती है. एंड इफ आर रिलेशनशिप इज गोइंग साउथ, देन हम बाकी सारे एरियाज में भी सफर करना शुरू हो जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशनशिप्स. Yeah. व्हाट इज अ हेल्दी रिलेशनशिप? गिव मी अ टेम्पलेट ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप. एक्चुअली इसका बड़ा एक अच्छा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी है. यू कैन लुक एट द हेल्थ ऑफ अ रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ द पॉजिटिव इंटरैक्शंस टू नेगेटिव वंस. तो वो बैंक बैलेंस की तरह बोलते हैं कि लाइक अगर बहुत सारा पॉजिटिव जा रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है. द मोर नेगेटिव वंस टेक अवे द बैंक बैलेंस. सो तो आप अगर अपना एक हफ्ते में चेक करोगे कि आज रोजमर्रा के बेसिस पे कितनी बार ऐसे इंटरेक्शंस थे जिसमें आप कह सकते हो दैट वाज नाइस, अच्छी फीलिंग आई, मजा आया बात करके, कुछ पॉजिटिव फीलिंग आई, वर्सेस कितनी बार चोट लगी, दुख हुआ, गुस्सा आया. उनको कंपेयर कर लो. दैट्स लाइक अ ग्रेट हैक टू क्विकली कैलकुलेट एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या है और अनहेल्दी. एंड द थिंग इज, ये जो रेशो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, आई मीन यूजुअली ये मान लो कि फॉर अ रियली सक्सेसफुल कपल्स ये 10 to 1, 15 to 1 पॉजिटिव टू नेगेटिव होना चाहिए. मतलब पॉजिटिव शुड बी सिग्निफिकेंटली लाइक एक्सपोनेंशियली हायर देन द नेगेटिव इंटरेक्शंस. क्योंकि अगर मान लो ये रेशो बराबर हो गया तो नेगेटिव की पावर इन जनरल हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा है. तो नेगेटिव इज लाइक प्रॉब्ली 3-4 टाइम 5 टाइम्स बिगर. तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो रिलेशनशिप इज वेरी बैड. तो इसका मतलब अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शंस विद अ वेरी स्मॉल रेशियो ऑफ -1. सो दैट इज लाइक द सिंपलिस्टिक वन. या अभी जब आप नंबर्स की बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि स्कूल में 33% मार्क्स जो होते थे वो पासिंग मार्क्स होते थे, लेकिन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है. हाँ, बिल्कुल भी नहीं है. रिलेशनशिप में जैसा कि आपने कहा, एक्सपोनेंशियली हायर होना चाहिए पॉजिटिव दैन द नेगेटिव. या लेट्स टॉक अबाउट दिस बैलेंस. कैसे पता चले कि हम इस बैलेंस को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं? वो तो एक्चुअली आप किसी कपल से पूछो एंड पहली बात तो तुरंत बता देंगे कि जैसे मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस वी आस्क देम कि पिछले हफ्ते में आपकी बताओ पॉजिटिव इंटरेक्शंस कितने थे, नेगेटिव कितने थे. और वो सुन के पता चल जाता है. कुछ लोग कहते हैं इंटरेक्शन पॉजिटिव तो एक भी नहीं है या एक दो हैं बस, हाँ कभी कभी, और नेगेटिव वो रोज के 3-3 4-4 हैं. तो वो क्योंकि लिटरली वो इंटरेक्शन आपके थ्रू हो रहा है, दिस इज समथिंग दैट यू गो थ्रू. तो लोगों के नेगेटिव तो एकदम जबान पे होता है, राइट? लाइक कभी भी पूछ लो, दुख तो एकदम 1 मिनट में लोग बताने को तैयार हैं, लड़ाई तो एकदम याद रहती है. तो जब आपको लग रहा है ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द वीक कि ये वीक कैसा गया, इस वीक में अच्छा क्या हुआ और बुरा क्या हुआ, तो वो अपने आप सिग्नल आ जाएगा दिमाग में कि ओ समथिंग इज रॉन्ग हियर. मतलब ये हम लड़ाई वो होता है ना, लड़ाई के बाद 3-4 दिन बुरे निकलते हैं, उसके बाद वो बस 2 दिन की शांति आती है, उससे पहले लड़ाई फिर हो जाती है. तो अगर इस तरह की लाइफ हो जाए कि अच्छा अब लंबे लंबे पीरियड्स नेगेटिविटी के जा रहे हैं, पॉजिटिविटी थोड़ी सी आती है फिर चली जाती है, तो दैट्स अ ग्रेट सिग्नल कि थिंग्स आर ऑब्वियसली बैड एंड समथिंग नीड्स टू बी डन. श्रीधर, लाइक यू ऑल्सो सेड कि हमारा माइंड जो है वो नेचुरली नेगेटिव को ज़्यादा देर तक याद भी रखता है, प्रोसेस भी करता है. तो ऐसे माइंड के साथ कैसे हम अवेयर हों कि हम नेगेटिविटी को ज़्यादा प्ले नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअल में ज़्यादा नेगेटिव है या नहीं है, कैसे पता चले? हाँ, तो वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज अगेन वेरी प्रूवन बाय साइकोलॉजी, दिस नेगेटिविटी बायस. यू प्रॉब्ली आल्सो हैव हर्ड ऑफ द टर्म. एंड वेयर की अगर इसका सिंपल रिसर्च में क्या देखा गया कि बेसिकली 100 रुपए का अगर फायदा है वो इतना पावरफुल नहीं है जितना 100 रुपए का नुकसान हमको ज्यादा दुख देता है, राइट? वो तो मतलब नेगेटिव ज्यादा पावरफुल है. इसका मतलब नाउ दैट वी नो दिस फैक्ट अबाउट आवर ओन साइकोलॉजी, तो हमको ही समझना होगा कि ये पहली बात तो ये क्यों है. बेसिकली अगेन हम बिकॉज ऑफ आवर एवोल्यूशन में डेंजर से बचना ज़्यादा ज़रूरी था, तो नेगेटिविटी बायस हमने बनाई है फॉर आवर ओन सर्वाइवल. बट इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में वो एक अगर अपने हस्बैंड ने आपको मान लो एक क्रिटिसिज्म दे दिया, वाइफ ने कुछ बुरा भला बोल दिया, वो दिमाग उसको लिटरली एक अटैक की तरह देख रहा है कि जैसे आई एम अंडर अटैक राइट नाउ. बट इट्स नॉट एग्जैक्टली एन अटैक. तुम्हारे एक्चुअली शरीर पे कोई खरोंच नहीं आने वाली, राइट? तुम्हारी टांग नहीं टूटने वाली, तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगे. सो वंस यू काइंड ऑफ रियलाइज कि इट्स नॉट एज बैड एज माई सिस्टम इज थिंकिंग अबाउट इट, you can start taking it a little less seriously. So that's just the starting point of just realizing what's happening with you. So that's what I would say. यू नो व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन? मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारी नेचुरल टेंडेंसी ये होती है कि हम नेगेटिव चीज़ को
ऐसे वर्ड्स हमेशा, ऑलवेज, तुम हमेशा ऐसा करते हो, यू आर ऑलवेज लाइक दिस, यू नेवर डू दैट, या ऐसे वर्ड्स यूज करके नेगेटिविटी को अपने माइंड में भी प्ले आउट करते हैं और अपनी वर्बल लैंग्वेज में भी प्ले आउट करते हैं। और जब हमें किसी को बताना होता है क्या हो रहा है, तो भी हम ऐसे ही वर्ड्स यूज करते हैं। तो नेचुरली आर परसेप्शन ऑफ नेगेटिविटी, आई डोंट नो वो ज्यादा है या कम है, लेकिन इज मच हायर इन आवर ब्रेन। सो लाइक यू वर गिविंग एन इक्वेशन की पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, नेगेटिविटी कम होनी चाहिए। इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछ रही थी कि एक इंसान को पता कैसे चले कि मेरी नेगेटिविटी एक्चुअल में शायद उतनी नहीं है जितना मैं प्ले आउट कर रहा हूँ, या फिर मैं अंडर प्ले कर रहा हूँ। या आई मीन ये तो आप वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली कि खुद को कैसे पता चले इफ आई एम ओवर रिएक्टिंग और लेट्स से आई एम बीइंग एक्स्ट्रा नेगेटिव अबाउट समथिंग और नॉट। ये चीजें आप कोई भी एक इशू उठा लो, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे ने कोई ग्लास तोड़ दिया घर में, राइट? कोई भी एक छोटी सी बात हो गई। अब सबको पता है कि अगर हम 100 लोग उस चीज को देखेंगे तो 100 लोगों का डिफरेंट रिएक्शन होगा। कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम बोल सकते हैं और कुछ लोग एकदम शांत होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ फैक्ट क्या है, सही क्या है? यहाँ फैक्ट्स की बात नहीं है, दीज आर सब्जेक्टिव रियलिटीज। व्हाट योर माइंड थिंक्स इज मोर इंपॉर्टेंट। तो टेक्निकली तुम्हें अगर दिख रहा है कि बार बार तुम्हें चीजें इतनी इंपॉर्टेंट दिख रही है जो तुम्हें बार बार गुस्सा दिला रही है, बार बार इरिटेशन क्रिएट कर रही है, इसका मतलब यू आर प्रोबेबली ओवर थिंकिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सम ऑफ दोस थिंग्स। और देन यू कैन लिटरली थिंक कि ओके, लेट्स डू द एक्सपेरिमेंट विद आवर माइंड कि चलो इस बात को लेस इंपॉर्टेंट मान दे, चलो इतनी बड़ी बात नहीं है, जी के देखते हैं क्या होता है, जिंदगी कैसे चलती है। टर्न्स आउट आपकी 70-80% बातें, प्रॉब्ली 90% बातें जो भी है, अगर आप उनको कम इंपॉर्टेंस दोगे लाइफ में, लाइक इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, यू लेट दैट गो लिटिल बिट, इफ यू जस्ट ट्राई दैट विद योरसेल्फ, यू विल रियलाइज लाइफ इज स्टिल गुड। तो यहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा कि इससे कुछ नुकसान नहीं है। तुम्हें लोगों को लगता है कि जैसे अगर मैंने थोड़ा सा कंट्रोल छोड़ दिया, क्रिटिसिज्म छोड़ दिया, तो सामने वाले आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, वो पता नहीं क्या ही कर देंगे। जैसे बच्चों को डांटा मारा नहीं तो पता नहीं वो तो वाइल्ड हो जाएंगे, या हस्बैंड को कंट्रोल में नहीं रखा तो वो तो कुछ भी करेगा, राइट? तो वो लोगों को इन चीजों, नेगेटिविटी का इतना यूज दिखता है कि इससे कुछ काम हो रहा है, तो दे जस्ट कीप basically keeping that negativity close to them as if it's serving a purpose, but it's really not. So yeah. क्योंकि नेगेटिविटी को प्ले करने से बार बार हमें ऐसा लगता है कि हम अपने आप को बचा रहे हैं किसी प्रोबेबल डेंजर से, Yeah. यू नो। एंड पावर डायनामिक्स कैसा हो एक रिलेशनशिप में, एंड एवरीबडी फील्स कि मेरे पास थोड़ी ज़्यादा पावर होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में, कि मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से नेविगेट कर सकूं। ये मोस्ट ऑफ द पीपल के एक एक माइंड में छोटी कैलकुलेशन तो होती है, चाहे वो बहुत ऑब्वियस ना हो। आई एम नॉट सेइंग कि लोग गिविंग नहीं होते हैं, लोग लविंग नहीं होते हैं, बट जब पावर डायनामिक्स की बात आती है तो हम थोड़े फियरफुल तरीके से अप्रोच करते हैं रिलेशनशिप को। ये आई थिंक डर जो है, फियर जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है जो जो काफ़ी सारे आपके रिलेशनशिप्स के उतार चढ़ाव को गवर्न करता है, और आप वहाँ कैसे रिएक्ट करेंगे या कैसे बिहेव करेंगे उसे गवर्न करता है। जैसा कि आपने कहा कि कोई आपको फिजिकली अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसको एज अ अटैक ही समझते हो, एंड देन यू गो ऑन टू द सर्वाइवल मोड, क्योंकि फियर एकदम से टेक ओवर कर लेता है Yeah. Yeah. ना। वन ऑफ द कॉमन इश्यूज that comes between the couples, Sridhar, is the lack of admiration for their partner. अपने पार्टनर की जैसे वो हैं उसको लेकर उन्हें एडमायर ना करना, अप्रिशिएट ना करना, बल्कि उन्हें कुछ और में बदल देना चाहना। Hmm. ये एक बहुत कॉमन इश्यूज है जो जो मैं अपने आसपास बहुत सारे रिलेशनशिप्स में देखती हूँ। बहुत कॉमनली मैं अपने क्लाइंट से भी सुनती हूँ कि यू नो, ही डजंट अप्रिशिएट मी द वे आई एम, और शी डजंट वैल्यू मी फॉर हु आई एम और व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल। तो ये इशू को कैसे टैकल करें? This again ties really well to our previous conversation कि नेगेटिविटी बायस है, राइट? तो इसलिए पॉजिटिव पर इतना फोकस नहीं जाता। एंड वो जो ओल्ड स्कूल मेथड है ना, कि हमें अगर इंप्रूवमेंट लाना है तो हमें कमी बतानी पड़ेगी, राइट? हमें अगर गलती नहीं दिखाएंगे तो कोई इंसान सुधरेगा कैसे? और गलती बताने का तरीका भी, लाइक दे डोंट रियली माइंड द टोन, लैंग्वेज, राइट? सो दैट्स व्हाई ये जो प्रॉब्लम है कि जो नेगेटिविटी से लगता है कि आई कैन चेंज थिंग्स, दैट्स व्हाई इट जस्ट सस्टेन्स एंड पीपल जस्ट गिव देमसेल्व्स लॉजिक। सो पहली बात तो क्या है कि दिखता भी नेगेटिव है, एंड अगेन लाइक आई सेड, उस नेगेटिव से उनको लगता है चेंज आ जाएगा। बट अगेन इट रियली कम्स डाउन टू, अगर आप एक्चुअल एविडेंस देखो कि जब आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते भी हो चीज़ों को, तो जब आप क्रिटिकल अप्रोच लेते हो या आप नेगेटिव अप्रोच लेते हो तो होता क्या है, लाइक मतलब सामने वाला कितनी बार आपको रिस्पॉन्ड करता है? अल्टीमेटली वो डिफेंसिव होते हैं, दे अटैक यू बैक, इट लीड्स टू अनदर फाइट, एंड इनफैक्ट वो जो ग्रिडलॉक है, वो जो डेड एंड्स हैं, वो और बढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपका गोल है कि सच में सामने वाले को चेंज करना है, अपने हिसाब से लाना भी है, इफ यू रियली वांट देम टू इन्फ्लुएंस, इफ वांट टू इन्फ्लुएंस देम, the path really is again positivity and really nice environment and talking to them in discussions and not this control or criticism, all of these things. तो धीरे धीरे जब दिखने लग जाएगा कि ये एक्चुअली यूजफुल नहीं है, नेचुरली तुम्हारी नेगेटिव अप्रोच की जो पावर है और जो द नीड टू एक्चुअली कंटिन्यू दैट वुड go away. So you'll have to see the uselessness of it.
हाउ यूजलेस इट कैन बी. तो दैट्स एक्चुअली कांस्टेंट वर्बल एक्सचेंज में पढ़कर हम रिफ्लेक्ट करना भूल जाते हैं कि एक्चुअली जो हम कह रहे हैं उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है. अगर हम थोड़ा सा रिजल्ट पे ध्यान दें, इफ आर रिजल्ट इज हार्मनी, इफ आर रिजल्ट दैट वी वांट इज पीसफुल रिलेशनशिप, प्यार हमारा आउटकम होना चाहिए, अगर वो हम चाहते हैं, तो उसका तरीका शायद फिर ये नहीं है जिस तरीके से हम बार बार ट्राई कर रहे हैं. शायद उस तरीके में उसका आंसर नहीं है. किस तरीके में उसका आंसर है, शायद फिर हम उस रास्ते पे तब निकल पड़ेंगे जब वी विल रियलाइज दैट ये तरीका तो शायद सही नहीं है. इसको बड़ा सिंपल तरीके से अगर देखें कि ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन अगर आपको सामने वाले से परेशानी भी है या उन्हें चेंज भी करना है, what you have to figure out is how can I pass on that information with without with least criticism or hurting the other person. Like उनको, क्योंकि the simple logic is कि जैसे ही उनको थोड़ा भी अटैक लगा खुद पर कि मेरे को बुरा बताया जा रहा है, मुझे गलत बताया जा रहा है, they will shut down, they will attack back, और फिर तुम्हारी जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, तुम्हारी कोई नीड्स फीलिंग्स के बारे में कोई बात थी, अब वो सुन ही नहीं पाएंगे. तो तुम्हें लगता है कि सामने वाला सुनना नहीं चाहता, तुम्हें लगता है कि सामने वाला एकदम कोल्ड है या कि उनको मेरी दर्द का फर्क नहीं पड़ता. नहीं नहीं नहीं, आपने जब कन्वे किया था उस समय आपने अपने दर्द के साथ साथ उसके लिए कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म, ऐसा अटैक डाल दिया कि वो दर्द पर फोकस ही नहीं कर पाया. उसने फोकस किया कि भाई मैं खुद को कैसे बचाऊं. तो वेन एवर यू हैव टू पास ऑन दैट इन्फॉर्मेशन, फिर ये आपकी ड्यूटी है टू बी माइंडफुल कि हाउ डू आई नॉट ऑफेंड द पर्सन एंड स्टिल पास ऑन दैट इन्फॉर्मेशन. श्रीधर, मुझे इसका कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताइए. सो फॉर एग्जाम्पल, अब किसी वाइफ को बोलना है अपने हस्बैंड को कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, राइट? अब एक तरीका है जो बैड तरीका है, कुड बी कि तुम्हारा सारा ध्यान क्रिकेट पे है, ठीक है, अपनी माँ को तो कॉल कर लेते हो, मेरे से बात नहीं करते, घर पे आके टीवी देखना शुरू कर देते हो, ठीक है, दिन भर काम ही काम दिखता है तुम्हें, फैमिली को कब टाइम दोगे. अब इस सारे में क्या किया आपने, उसको 50 क्रिटिसिज्म दे दिए उसके लाइफस्टाइल पे, पर टाइम मांगना था. दूसरा रास्ता क्या है? अब जब ये करोगे तो ऑफ कोर्स वो अपने एक एक चीज को डिफेंड करेगा, राइट? दे विल नॉट फील गुड अबाउट इट एंड इट लीड टू अ फाइट. हाँ, बट यूजुअली ये होता भी है ना कि वो आके बोलते हैं मुझे अनवाइंड करना है, मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है, हाँ 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 तो मैं थोड़ा टाइम टीवी देखना चाहता हूँ. वो डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं. अरे माय मदर ने मुझे ये बोला था, मुझे उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, या मैं उनका थोड़ा ख्याल ना रखूँ, अब मैं उनसे अलग भी रह रहा हूँ. तो वो डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं. वो पर्पस जिसके लिए वो कॉन्वर्सेशन हुई थी वो एक्चुअल में होता वो नहीं है. होता नहीं है, क्योंकि अब आपने उनकी बाकी चीजों पर, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी इंटेंशन पर क्वेश्चन कर दिया, तो वो उसको डिफेंड करेंगे. अब यही तरीका अगर इसको अच्छे से करना है, एंड दिस इज प्रॉब्ली our first fundamental skill that we teach in therapy, is start talking about your feelings and needs, not about the other person. तो वो जो आपने commonly सुना होगा I statement, that's a very powerful solution actually, कि I statements not you statements. मतलब uh, so you tell your partner, I feel a bit alone right now, I feel that in our relationship right now there is not much of a connection here because of such and such behavior. और behavior को आपको neutrally बताना है कि for example you came to the office, then you started watching TV, and then this happened, and as a result now I'm feeling that this relationship is being ignored, and I feel alone. So अगर आप अपनी aloneness की बारे में बात करोगे कि and I want that attention, so और feeling के बाद the next step is tell them the need. The need is, I need from you that next time you come back or whenever you come back from office, just talk to me for 5 minutes or 15 minutes with full attention, and then at the end of the day we'll go for a walk for 20-30 minutes. अब ये क्या है, एक पॉजिटिव नीड बताइए आपने, दिस इज व्हाट वी वांट, एज अपोज टू क्या नहीं करना कि ये मत करो, वो मत करो, उनसे बात मत करो, वो मत करो, राइट? तो द शिफ्ट इज my feelings and my needs. So these are the two words that we keep teaching our clients also, my feelings and my needs. And when you do that, अब आपने क्या है, अपने दर्द की इंफॉर्मेशन पास ऑन की सामने वाले को, बट नाउ दे डोंट हैव अ रीजन टू डिफेंड देमसेल्व्स, क्योंकि आपने उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं बुरा, राइट? एंड दिस इज क्योंकि हाउ आपने उनको अटैक नहीं किया. एग्जैक्टली. तो अब दिस इज व्हाट दे विल रिस्पॉन्ड टू मच मच बेटर, एंड दे माइट, इन फैक्ट यू डू इट वेल, दे माइट एक्चुअली लिसन टू यू एंड एम्पथाइज विद यू नाउ, क्योंकि अब उनको खुद को डिफेंड नहीं करना, वो एजेंडा नहीं है. अब वो आपको कंपैशन दिखा सकते हैं क्योंकि आपने वल्नरेबिलिटी से वो दर्द को बहुत अच्छे से बताया है, अपनी फीलिंग्स और नीड्स बताई. सो ये शिफ्ट लाना बड़ा एक्चुअली सुनने में सिंपल लगता है, बट आफ्टर, बिकॉज जैसे ही इमोशन आते हैं तो वो तुम्हारा दिमाग क्रिटिसिज्म पे ही जाता है, वो वल्नरेबिलिटी पे नहीं जाता. तो ये जो चेंज है ये लाना is one of the most important things, and sometimes difficult also. एक और जो कॉमन प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स में आती है, दैट इज ऑफ रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस. आप अपने पार्टनर से कुछ गलत एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हैं
और मैं यहाँ पे किसी फिलोसफिकल स्कूल को एंडोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो। मुझे लगता है जब दो लोग एक गृहस्थ जीवन, एक फैमिली लाइफ या एक कपल में आने की सोचते हैं, तो देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सम एक्सपेक्टेशंस जो होंगी ही होंगी। और मुझे लगता है कि अगर वो ना हो तो शायद अनहेल्दी हो जाएगा। लेकिन इन एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करते करते कुछ रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस भी हैं जो हमें अपने पार्टनर से हो जाती है। ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड, जैसे कि माइंड रीडिंग, हमें लगता है हमारा पार्टनर हमारे मन की बात अपने आप ही समझ ले। कोई उसको एक मैजिकल एक तरह से वो आकाशवाणी जैसे होती थी ना, वो अपने मन के अंदर हो जाए, एक एक अपने आप खुद पता चल जाए कि मुझे इस वक्त पे ये चाहिए था, आज मैं गुस्से में थी तो मेरे लिए रोज लेके आना चाहिए था, कि या बताना ही आज पड़े तो ऐसा क्या था तो फायदा। मुझे ये हो जाना चाहिए क्या, था। क्या, हाँ, और अगर और एक और रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर मांग के मिले, बताना ही पड़े तो फिर क्या मिला। क्या क्या मिला। ये बहुत कॉमन, मतलब हम इसको बहुत आसानी से बात करें, बट दिस अ वेरी वेरी कॉमन ग्राउंड। लोग बोलना ही नहीं चाहते हैं, अपनी अपनी नीड्स को कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है मांग के मिला तो क्या मिला। तो यहाँ पे मुझे कुछ आप सोल्यूशन दो, दैट हाउ डज वन नेविगेट थ्रू दिस चैलेंज। एक्सपेक्टेशंस कौन सी रॉन्ग सेट हो जाती हैं, एंड हाउ डज वन नेविगेट थ्रू सेटिंग द एक्सपेक्टेशंस राइट। अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज ये वन ऑफ दोज फंडामेंटल्स हैं जहां पर लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि सुनने को तुम ये भी सुन लो कि सारी एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो, बट प्रैक्टिकली हो नहीं पाता। तो बट चलो, आई स्टार्ट विद व्हाट्स आइडियल हियर, ठीक है। पहली बात तो, एक्सपेक्टेशंस होना इज एब्सोल्युटली ओके, एब्सोल्युटली नॉर्मल, एंड यू शुड हैव सम एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस है क्या? इट कम्स डाउन टू डिजायर्स दैट यू वांट फ्रॉम द अदर पर्सन टू बी फुलफिल्ड, राइट? और हम एसेंशियली वी आर क्रीचर्स ऑफ डिजायर्स, हमारी कॉन्स्टेंट डिजायर्स होंगी, और जब रिलेशनशिप में होंगे तो लेट्स से मान लो अगर तुम्हें वीकेंड पर भी बाहर जाना है, इट्स अ डिजायर, राइट? और अब चाहते हो कि पार्टनर साथ में चले तुम्हारे, तो इट्स एन एक्सपेक्टेशन नाउ, राइट? तो बाहर जाने की डिजायर रहेगी और पार्टनर का साथ होगा तो उनके लिए एक्सपेक्टेशन बन गई। अब इवन गुड लुकिंग वाली बात है, देख मुझे गुड लुकिंग लगना है, किसी को कहता है कि मेरे को एक सर्टेन इमेज चाहिए, अब तुम चाहते हो तुम्हारा पार्टनर भी अच्छे से ग्रूम ट्रिम करे, अच्छे कपड़े पहन के तुम्हारे साथ जाए, तो पार्टनर से एक्सपेक्टेशन है, बट डीपर डिजायर क्या है? हमें दुनिया को दिखाना है वी आर सच अ वेल ग्रूम नाइस लुकिंग फैमिली, राइट? तो अब द थिंग इज, आपको एक्सपेक्टेशन रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट द मेन क्वेश्चन इज, क्या करोगे अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगा? यहां रिलेशनशिप मेक और ब्रेक होता है। व्हाट हैपेंस एंड टू व्हाट डिग्री विल यू गो? तो यहां पर दो अप्रोचेज आ जाती हैं। एक अप्रोच है कि जब मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस बता रही हूं, अगेन इन टर्म्स ऑफ माय फीलिंग्स एंड नीड्स, जब मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन बताई, आई एम आई प्रिपेयर्ड कि द पार्टनर कैन से नो टू दैट एंड नॉट फुलफिल इट? इफ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, व्हाट विल एंड अप हैपनिंग? मैं दूसरी डायरेक्शन में जाऊंगी, विच इज बी फोर्स एंड डोमिनेशन। मैं तब तक पीछे पड़ा रहूंगा, तब तक बोलता रहूंगा, नैग करूंगा और अपने नेगेटिव इमोशन दिखाऊंगा जब तक तुम मान नहीं जाते, एंड दैट लीड्स टू ब्रेकिंग द रिलेशनशिप। तो अब रास्ता क्या है? अपनी फीलिंग्स बताओ, अपनी नीड्स बताओ, एक्सपेक्टेशन बताओ, बट प्रिपेयर्ड रहो कि उसमें से चाहे 5% फुलफिल हो, चाहे 50 हो, चाहे 70 हो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ना कभी होगा। वो कहते हैं ना गीता वाली बात कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो तुम्हारा कर्म है, तुमने बता दिया एक्सपेक्टेशन, उसके बाद वो सामने वाला पूरी करेगा नहीं करेगा, जस्ट बी एक्सेप्ट दैट इन एडवांस कि इट मे नेवर हैपन, एंड दैट जस्ट सिंप्लीफाइज इट। एक्सपेक्टेशन की पूरी होने की एक्सपेक्टेशन करना इज नॉट द राइट थिंग, बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड ट्रस्ट करो कि सम ऑफ इट विल बी फुलफिल्ड इफ यू रियली से इट वेल एंड रिलेशनशिप इज गुड। वो तुम्हें जेन्युइनली सामने वाले पे ट्रस्ट करना होगा। श्रीधर, अनदर कॉमन प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप्स में आती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बंटवारा है, जिम्मेदारियों को कैसे ढंग से बांटें। इन द अर्लियर टाइम्स जेंडर रोल्स एक रिलेशनशिप में बड़े फिक्स्ड होते थे कि मर्द इस तरह का काम करेंगे और ये लेके आएंगे, और वुमेन इस तरह का काम करके करेंगी और ये लेकर आएंगे एक रिलेशनशिप के लिए, राइट? लेकिन आज के टाइम में ये सब बहुत फ्लूइड हो गया है। अब वो जमाने चले गए कि मैन यूज टू बी द प्रोवाइडर एंड अर्निंग एंड ऑल ऑफ दैट, नाउ वुमेन कुड बी अर्निंग मोर देन देयर पार्टनर्स। तो जेंडर रोल्स खत्म हो गए हैं। उसके वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गया है, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम और दूसरे मीडियम्स पे ये ट्रेंड होते हुए देखा है कि परफेक्ट हस्बैंड कैसा होता है, या परफेक्ट वाइफ कैसी होती है, या परफेक्ट पार्टनर कैसा होता है। और अगर हमारा पार्टनर उस टेम्पलेट में फिट नहीं हो रहा होता, जैसे किसी का पार्टनर हो सकता है द मैन, वो कुकिंग करने में बहुत अच्छे हैं, वो उनको नई नई डिशेस बना के खिलाते हैं, फिर आपको लगता है अरे यार मेरे घर में तो ये नहीं हो रहा, तो मतलब शायद मेरी चल नहीं पा रही है, या शायद मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। एंड सेम गोज फॉर मैन ऑल्सो। उनको लगता है कि अरे उनकी वाइफ उनको वेकेशंस पे लेके जा रही है, बट मेरे को यहाँ पे सब कुछ करना पड़ता है, तो मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ढंग से बंटवारा कैसे हो रोजमर्रा की लाइफ में जो आती हैं, प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट। हम्म I mean, again, a very difficult, complicated problem because there are just so many things कि ये नहीं हो सकता यहाँ पे कि हम
एग्जैक्ट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लिख दें कि ये काम वाइफ के हस्बैंड के हैं, बिकॉज एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, नए नए काम निकल के आ जाते हैं। तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स का अगेन ध्यान रखना होगा। पहला तो अभी भी अगर कोई इंसान सोच रहा है कि दिस इज सपोज टू बी हस्बैंड वाइफ का रोल है, ये हस्बैंड का रोल है, आई मीन दोज प्रॉब्ली वोंट रियली डू यू मच गुड, क्योंकि क्या होता है कि टेक्निकली वी आर वेरी इंडिविजुअल बेस्ड। हमारा माइंड जो क्या है, हमारा माइंड रोल्स पर फिट होता ही नहीं है। तो आइडिया इज कि मैं जब इस घर में रहता हूं तो मुझे एक फेयरनेस चाहिए यहाँ पे कि मैं अपना काम कर रहा हूँ एंड आई एम पुलिंग माई ओन वेट एंड द अदर पर्सन इज पुलिंग। तो वी आर इनहेरेंटली इन फेयरनेस सीकिंग हियर। तो द आइडिया इज कि आप अब जेंडर रोल में, अगर आई जस्ट डू वांट टच अपॉन दैट, मान लो जेंडर रोल आपने ला भी दिए, राइट? तो अब मतलब हस्बैंड का रोल प्रोवाइडिंग का, वाइफ का घर का है। अब इस क्वालिटी को कौन चेक करेगा? कल को वाइफ तो घर में बहुत अच्छा काम करे और हस्बैंड ज्यादा कमा नहीं रहा है, या दी ऑपोजिट वे, राइट? वो फिर भी दोनों को क्वेश्चन कर सकते हैं कि तूने तो तेरा काम B+ किया है, मैंने अपना काम A+ किया है, तो अब क्या करोगे? तो द आइडिया इज ले देकर आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि वो दोनों इंडिविजुअल के यूनिक पर्सनैलिटीज और यूनिक स्ट्रेंथ्स होंगी। पर्सनैलिटीज से इंटरेस्ट आते हैं, चीजें जो आपको करनी है, और यूनिक स्ट्रेंथ्स का मतलब कुछ स्किल्स आपने चाइल्डहुड में डेवलप किए होंगे, किसी ने कुछ नहीं किए होंगे, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगेन एक ने फाइनेंशियल प्लानिंग सीख ली है, एक ने कुकिंग सीख ली है, राइट? तो वो आपके नेचुरल स्किल्स भी हो गए। तो अब आइडिया क्या है, जो पार्टनर आपको मिला है, आपको ये देखना है कि अब उसकी स्ट्रेंथ प्लस मेरी स्ट्रेंथ, उसकी पर्सनैलिटी प्लस मेरी स्ट्रेंथ, दिस इज आवर करंट रिसोर्स। अब इसको हम सारा को मिला के हमको हाउस होल्ड में डिप्लॉय करना है। यहां पर एक दूसरे से कंपटीशन नहीं है, इट इज द नेटवर्थ दैट यू हैव, द पर्सनल नेटवर्थ दैट यू हैव। एंड द बेस्ट आइडिया इज कि उसको ग्राउंड अप लेके चलो कि अच्छा अब इन कामों को कैसे डिवाइड करें कि जिसमें हमारे बीच में एक ओवरऑल फेयरनेस आए कि चलो ठीक है, दोनों अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करने। ये नहीं है कि एक इंसान पूरी शाम को आराम कर रहा है, दूसरा पूरे शाम काम कर रहा है, थोड़ा बहुत दोनों बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड ग्रेजुअली वी जस्ट डिवाइड थिंग्स एज पर आवर नीड्स। तो ये जो डिवीजन है, ये कभी परफेक्ट नहीं होगा, इट विल ऑलवेज चेंज विद टाइम। किसी दिन मुझे जो करना है, मेरे को टुडे आई एम फीलिंग लेजी ऑल्सो, तो आई एम लाइक आज प्लीज यू डू इट, राइट? तो वो थोड़ा बहुत चलता रहेगा, बट लार्जली डोंट कम विद एनी टेम्पलेट, जस्ट स्टार्ट विद कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, हम दोनों के पास कितना टाइम है, एंड वी गो फ्रॉम देयर। एंड द आइडिया इज कि द मोमेंट, सो यहाँ दो चीजें हैं, जब आपको अनफेयरनेस डिटेक्ट होती है, यू गो बैक टू द ओल्डर मॉडल दैट वी वर डिस्कसिंग, अपनी फीलिंग्स और नीड्स बताओ कि आई एम फीलिंग दैट a lot of burden is on me and I'm not able to rest as much, I'm feeling exhausted these days, can we share it a little bit more, can you take on this much for me, right? So you express your need and feelings and see how the other person responds. That's one way to bring more fairness. And but back of that, please remember that it will never ever be completely equal. अच्छा, इतनी सी बात सोचो कि मान लो क्लास में दो बच्चे हैं, एक टॉपर है, ठीक है, और एक मतलब एक के 50-60% आते हैं। अब मान लो आपने दोनों को एक कंपटीशन में बिठा दिया, राइट? एकेडमिक कंपटीशन में। नाउ कैन यू एक्सपेक्ट बोथ ऑफ देम टू हैव एन इक्वल कंट्रीब्यूशन टू दैट एग्जाम? यू कैन नॉट। दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होगी। तो ये कपल्स के साथ भी है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द एरिया इज, वन पर्सन विल बी मोर टैलेंटेड देन द अदर वन। एक इंसान ज्यादा कमा रहा है, दूसरा उतना नहीं कमा पाएगा। एक इंसान क्लीनिनेस अच्छी रखेगा, दूसरा नहीं रख पाएगा। तो ये एग्जैक्ट क्वालिटी को के कॉन्सेप्ट को एकदम छोड़ना पड़ेगा। इट विल नेवर हैपन बिकॉज दे आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। You have to come down to कि देखो, and this is something that I personally use for myself, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि अच्छा इतना पार्टनर मेरे बराबर लाए, you can start really nagging them also कि मैं इतना कर रहा हूं तो तुम भी ये करो, right? Now you have to। या फिर जैसे जो आपने बताया सोशल मीडिया का, तुम दूसरों को देख के कि दूसरों की वाइफ्स या हस्बैंड्स तो इतना कर रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा वो, राइट? तो यहां पर द क्वेश्चन इज, अ वेरी सिंपल हैक दैट आई यूज फॉर माई सेल्फ इज, यू अज्यूम, यू कंपेयर योर लाइफ नॉट विद अदर कपल्स बट यू कंपेयर योर लाइफ विद योर सिंगल सेल्फ। कि मान लो मैं जिंदगी में अकेला होता और कोई नहीं होता, तो मेरे को सारे ही काम खुद करने पड़ते, राइट? एंड देन आई वुडंट इवन हैव दिस मच। तो अब मेरे पार्टनर की मेरी लाइफ में एंट्री के बाद जो कुछ मुझे मिल रहा है, दैट्स जस्ट बोनस। अब वो 10% है कि 20% एडिशन है, 30% है, दैट्स जस्ट एन एडिशन टू योर लाइफ। तो व्हेन यू थिंक ऑफ इट लाइक दैट, देन तुम्हारा टेम्पलेट जस्ट फोकस करता है कि ऐसा क्या मुझे मिल रहा है एज अपोज टू क्या मिसिंग है उनकी प्रेजेंस से। एंड देन and one more thing that I keep telling people is कि ultimately if you want more done in the house, if you want a higher, let's say मुझे क्लीनिंग की क्वालिटी हायर चाहिए, राइट? या मुझे कुकिंग बहुत अच्छी चाहिए, या मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग और अच्छी चाहिए, अगर वो आपकी डिजायर है तो अल्टीमेटली इट्स ऑन यू टू फुलफिल इट। आप अपने पार्टनर पे नहीं डाल सकते।
अगर आपका एम्बिशन है कि आपके घर में गेस्ट आए और आपको दुनिया का एकदम चमकता हुआ घर चाहिए, तो ये आपका एम्बिशन है, ठीक है, ये आपके पार्टनर का नहीं है। तो उन पर जबरदस्ती मत करो कि रात को 3 घंटा तो हमें साथ में सफाई करनी ही पड़ेगी। उनके लिए थोड़ा सा मैसी घर चलता है, एंड दे आर ओके विद इट, एंड दे आर अलाउड टू हैव देयर प्रेफरेंस कि मैं घर में थोड़ा बहुत मैस है। अगर आपको सफाई चाहिए तो फिर वो आपको अपने कंधों पर रोल लेना ही पड़ेगा, एंड दैट इज समथिंग ऑल्सो दैट यू हैव टू काइंड ऑफ एक्सेप्ट। सो दीज आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स टू कीप इन माइंड। सो जब हम डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं तो एक चीज़ जिस पे हम मिस आउट कर जाते हैं वो है कि हमारी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। अगर मेरी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है कि मैं कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो दैट इज़ माई स्ट्रेंथ दैट आई एम ब्रिंगिंग टू द रिलेशनशिप। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं देखो कितने मन से कितना अच्छा बनाती हूँ लेकिन तुम नहीं बना पा रहे हो, तुम नहीं बनाते हो सकता है उनका स्ट्रेंथ शायद फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकता है उनका स्ट्रेंथ शायद वेकेशन को अच्छे से एग्जीक्यूट करना हो सकता है उनका स्ट्रेंथ शायद ड्राइविंग स्किल्स हो या कुछ और हो जहाँ पे आपको 80% नहीं संभालना पड़ता और वो संभाल लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे हमें ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट मिस आउट कर देते हैं ना कि इन इन द क्वेस्ट ऑफ कंपैरिजन, चाहे वो कंपैरिजन हम अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स को देख के कर रहे हों, उन कपल्स को देख के कर रहे हों, या सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को देख के या एक परफेक्शन के टेम्पलेट को देख के कर रहे हों, हमें ये बैक ऑफ द माइंड ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को क्या अकाउंट में ले रहे हैं। क्या हम उनसे वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं शायद जो उनकी वीकनेस है। लाइक अगर मेरा पार्टनर आज मुझसे एक्सपेक्ट करे कि पूरे फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग जिसमें सारे फाइनेंशियल गोल्स हों, हमारे सेविंग्स कितनी होगी, फंड्स में कितना जाएगा, घर कब लिया जाएगा, गाड़ी का ईएमआई कैसे जाएगा, ये सारी एक्सपेक्टेशंस अगर वो मुझसे कर रहे हैं या मैं उनसे कर रही हूँ लेकिन हम दोनों की शायद वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो हमें फिर उसको रीलुक करना पड़ेगा कि किस तरीके से उस चीज़ को हम साथ में समझें और आगे बढ़ें। और हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें शायद दोनों की ही स्ट्रेंथ ना हो, तो वहाँ पे दोनों को कैसे अपने आप को अपस्किल करना है, अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। हो सकता है दोनों पार्टनर्स को फाइनेंशियल प्लानिंग समझ ना आती हो सकता है दोनों पार्टनर्स की कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग ना हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट? किसी का हो सकता है आपको ऐसा पार्टनर मिला शायद जिनका अच्छा है, बट ऐसा भी हो सकता है आप दोनों का ही अच्छा नहीं है। तो दोनों को साथ में कैसे अपडेट करना है अपने आप को, अगर आपकी वो ज़िंदगी का मुद्दा बन रहा है तो। दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन विद कपल्स माय फ्रेंड्स जिनमें दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन साथ में उन्होंने सीखा, अपने आप को अपडेट किया। आजकल तो सब कुछ ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन अवेलेबल है। वो इंटरेस्ट लाया इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर कि तुम नहीं सीख सकते, तुम नहीं सीख सकती। तो शायद हमें अपने स्ट्रेंथ और उनके स्ट्रेंथ को समझना होगा और उस पे प्ले आउट करना होगा। ये क्योंकि बहुत कॉमन इश्यूज हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ एंड ये अभी जो एक आपने इंटरेस्ट रिलेशनशिप में बोला, जो दैट आते इज हैं। दैट इज सो स्ट्रेंथ इज वन फैक्टर, एंड में आपने इंटरेस्ट बोला, दैट्स आल्सो एन इक्वली पावरफुल फैक्टर कि स्ट्रेंथ होते हुए भी अगर मेरा करने का मन नहीं है, लाइक मेरे को नहीं करना, देन यू कांट जस्ट फोर्स मी कि तेरे को आता है, देन यू हैव टू डू इट। अल्टीमेटली इट विल कम डाउन टू आई जस्ट वेदर आई वांट टू डू इट और नॉट, एंड समटाइम्स जब इंटरेस्ट होता है तुम स्ट्रेंथ डेवलप भी कर लेते हो, राइट? सो यू हैव टू अल्टीमेटली लेट द पार्टनर डिसाइड कि उनकी इंटरेस्ट क्या है, लाइक इफ दे इवन वांट टू पुट एफर्ट हियर और नॉट, or if they don't want to and if you still want the goal, then you do it yourself. So that's the idea. एक और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स में बहुत कॉमन है, वो मुझे लगता है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई झगड़ा होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप दोनों नॉर्मल इंसान हैं, बाय नॉर्मल आई मीन आप में कोई नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स नहीं है या आप कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स नहीं है, यू आर रेगुलर पीपल, तो जब भी फ्रस्ट्रेशन में कोई बात कही जाती है, डिसएग्रीमेंट में कुछ भी बात होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक फीडबैक छुपा होता है। कहीं ना कहीं एक एक कंप्लेंट में एक फीडबैक आपके लिए छुपा होता है जो शायद आपका भी कुछ पर्सनली फायदा कर दे और रिलेशनशिप का तो डेफिनेटली कर ही देगा। तो हाउ डू वी पिक फीडबैक फ्रॉम अ कंप्लेंट ऑब्जेक्टिवली, ना कि वहां पर ये समझने लगे कि अरे उन्होंने कंप्लेंट कैसे की, मुझ पे अटैक कर दिया। आई अंडरस्टैंड जो आपने पहले कॉन्वर्जेशन करी कि आपको अटैक नहीं करना, ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, हमने जिम्मेदारी ले ली, मानी अगर हमसे चूक हो गई, हम जिम्मेदारी नहीं ले पाए, हमने Hmm. अटैक मैनर में अपने पार्टनर को कह दिया कि तुम तो हमेशा घर जाने से पहले कहती हो 5 मिनट में निकलेंगे लेकिन हमेशा आधा घंटा कर देती हो। लेट्स से आपने फ्रस्ट्रेशन में कह दिया, आपने अटैक कर दिया, लेकिन उसमें एक एक छोटा फीडबैक छुपा हुआ है कि आप टाइमलाइंस पे स्टिक नहीं करती हो, है ना? अगर आप करोगी तो शायद वो आपके लिए तो अच्छा होगा, रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपके पार्टनर को वैल्यूड फील होगा कि उन आपने वो एड्रेस किया उनका इशू, राइट? सो ये जो फीडबैक है इसको ऑब्जेक्टिवली कैसे पिक करें कंप्लेंट्स में से, क्योंकि हम सारा फोकस ना कंप्लेंट और उनकी टोन टोन और बिहेवियर और अटैकिंग मैनर पे लगा देते हैं रादर देन पिकिंग द ऑब्जेक्टिव फीडबैक। और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग थेरेपी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, कुछ लोग थेरेपी में जा भी रहे हैं, तो इस तरह के वर्ड्स ना कि ये बिहेवियर टॉक्सिक है, Hmm. ये मुझ पे अटैक कर दिया, इस तरीके से बात कर ली, बड़े कॉमन है। और आप आर्ग्यूमेंट में ना इन लाइनों को यूज करके अपने फेवर में आर्ग्यूमेंट घुमाना चाहते हो rather than picking the feedback objectively and transforming your own self for the betterment of the relationship। तो कैसे ऑब्जेक्टिव फीडबैक को हम पिक करें फ्रॉम अ कंप्लेंट? That's
अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू इन लाइफ, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों ये इतना मुश्किल है। क्योंकि जैसे हमने जो स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जब कोई सामने वाला एक्चुअली आपको कंप्लेन करता है विद दैट टोन, विद दैट क्रिटिसिज्म, हमारा हम डिफेंस मोड में चले जाते हैं। तो हमारा फोकस क्या होता है, जैसे आपने बताया कि ये तेरी टोन खराब है, यू आर बीइंग टॉक्सिक, क्योंकि राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू डिफेंड माई सेल्फ। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे लिए any kind of aggression from another human, we are social beings, right, socially wired, तो हमारे लिए any kind of aggression, criticism from other people is one of the most potent triggers। वो इतना strong trigger है कि वो literally हमारा stress system बड़ा immediately activate कर देता है। तो जो आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर जब कोई इंसान इंप्लीमेंट करेगा, उसका गोल क्या होगा कि मैं कामली ऐसी बात को भी सुन सकूं जो मेरे ही खिलाफ है और उसमें से अपने काम की बात निकाल सकूं। तो आई जस्ट वांट टू से अपफ्रंट कि इट्स लाइक, अगर हम एक्टिविटी के मामले बोले कि ओलंपिक लेवल मेंटल एक्टिविटी चाहिए इसके लिए, बट इट कैन बी रीच्ड। एंड अगेन आई हैव पर्सनली improved myself with it, and there are reliable ways to do this, so I'll give you few principles here। सबसे पहला, you have to really think of negative emotion of somebody else, उनकी टोन का क्रिटिसिज्म, नॉट अगेंस्ट योर सेल्फ बट एज एन एक्टिविटी इन देयर सिस्टम, विच इज कि उस इंसान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट था जो कि डिसरप्ट हुआ, या उसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिला, उसके कारण उसके अंदर एक ट्रिगर आया जिसके कारण देयर सिस्टम इज राइट नाउ अंडर सम स्ट्रेस एंड देयर सिस्टम इज राइट नाउ गोइंग थ्रू सम नेगेटिव इमोशन। एंड इस समय उनके सिस्टम में और उनके वर्ल्ड व्यू में चीजें ज्यादा नेगेटिव दिख रही हैं, तो उनको पूरी दुनिया डार्कर और मोर नेगेटिव दिख रही है, तो तुम्हारा बिहेवियर भी, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी उन्हें ज्यादा नेगेटिव दिख रही है। तो अगर मान लो वो तुम्हें एक नॉर्मल डे में एक अच्छा हस्बैंड या देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल देखते हैं, तो आज वो दिमाग नहीं चल रहा इस मोमेंट में उन्हें सिर्फ वो एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं जब तुमने उनका काम नहीं किया था, राइट। तो जब तुम ये समझोगे कि इस समय उनका जो परसेप्शन है वो नेगेटिवली बायस्ड है, and it's not because they are against you, it's because their system is in a mode of distress, then you are able to separate yourself from it कि ओ चलो मेरे को अपने खिलाफ लेने की जरूरत नहीं है, इट इज देयर जर्नी, इट इज देयर इमोशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये करने से क्या होगा कि चलो अब हमको करना क्या है, यहां पर फर्स्ट थिंग इज तुम उनकी नेगेटिव इमोशन को चिल्लाकर और उनसे फाइट बैक करके, अटैक बैक करके, सप्रेस करके उन्हें शांत कर ही नहीं सकते, दैट्स जस्ट इम्पॉसिबल। उसके लिए उस पर्सन को टाइम एंड स्पेस चाहिए फॉर देम टू काम डाउन। तो जो इमोशन वाला पार्ट है उसके लिए मान के चलो कि जब उनका सिस्टम शांत होगा, उनका वर्ल्ड व्यू भी अपने आप उसके साथ थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये उनकी इमोशनल जर्नी है। अब आते हैं कंटेंट पर कि जो इन्फॉर्मेशन वाला पीस है, इन्फॉर्मेशन वाले पीस के अंदर यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उसके अंदर कुछ सच होता है, इवन दो वो एग्जैजरेटेड होता है, या फिर मतलब उसके अंदर उसको तुमने किसी ना किसी तरह से वो मिल गया है नेगेटिविटी बायस से। हाँ, चाहे आपने गुस्से में कहा है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट करके कहा है, शायद उतना सच ना हो, लेकिन कुछ तो सच होता है ना उसमें। कुछ तो सच होता है। और उसमें क्या होता है कि यहाँ पर अब द नेक्स्ट पार्ट इज यू हैव टू रियली फोकस ऑन द कंप्लेंट एंड व्हाट दैट रियली मीन्स। और उसके लिए तरीका यही है कि वंस यू हैव स्टॉप टेकिंग दैट मच ऑफेंस पर्सनली, देन यू लाइक ओके, स्टार्ट एक्नॉलेजिंग एंड समराइजिंग व्हाट दे आर सेइंग। उससे क्या होता है कि बहुत बार तुम सामने वाले की बात अगर बोल ही देते हो ना कि अच्छा तुम ये कहना चाहते हो, अभी जस्ट बिकॉज तुम समराइज कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने अग्री कर लिया। हो सकता है उनकी बात बिल्कुल ही गलत हो, बिल्कुल ही फैक्चुअल नहीं हो, पर अगर द फैक्ट दैट यू कैन स्टार्ट समराइजिंग इट, उससे क्या होता है कि अच्छा, और अगर तुम्हें अपना ईगो बचाना है तो तुम स्टार्ट में बोल दो आई मे और मे नॉट अग्री विद यू, बट लेट मी समराइज व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा, व्हाट यू वांट टू से इज कि आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू, राइट, लाइक ये वाली बात बोल दी। इज दैट व्हाट यू वांट टू से? क्या होता है कि जब तुम समराइज करते हो, ये कम्युनिकेशन लेवल पर इट्स वेरी पावरफुल, क्योंकि सामने वाला फिर दे स्टार्ट टू कूल डाउन, क्योंकि नाउ दे डोंट हैव टू शाउट एनीमोर, बिकॉज उनकी बात अब सामने वाला एक्नॉलेज कर रहा है। सो दैट रियली वर्क्स वंडर्स इन ब्रिंगिंग द टेम्परेचर डाउन ऑफ द कॉन्वर्सेशन। तो अगर तुम्हें सच में टेम्परेचर डाउन करना है कॉन्वर्सेशन का, सामने वाले की टोन ठीक करनी है, तो उन्हें अटैक बैक और चिल्ला के नहीं होगी, उनकी बात को सुन के स्टार्ट समराइजिंग इट एंड देन दिल ऑल्सो काम डाउन। और उसके बाद एंड में जब तुम वो डिस्कशन स्टार्ट होगा, यू कैन कीप रिमाइंडिंग देम कि टेक योर टाइम टू काम डाउन, एंड दैट्स यूजुअली द मोस्ट पावरफुल टेक्निक। 20-30 मिनट्स का ब्रेक ले लो, व्हेन द अदर पर्सन सिस्टम हैज काम डाउन, डिस्कशन वापस कर लो। बट चलो मान लो उसी समय भी बात हो रही है, द बेस्ट आइडिया इज कि बात करते करते एज यू टॉकिंग यू हैव टू हियर देयर रीजंस एंड हियर आउट कि तुमने जो बात कही उसके पीछे कारण क्या है। तो ये मान लो कि तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन यू शुड बी एबल टू talk about their perspective as good as they can,
राइट? वो तुम्हारा टेस्ट है। अगर तुमने नहीं किया तो इसका मतलब यू हैव नॉट रीच दैट पॉइंट। एंड आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी यू कि इफ यू कैन अचीव दैट स्टेज, सामने वाले का गुस्सा 90% खत्म हो जाता है। इफ यू कैन एक्सप्लेन देयर साइड एज गुड एज दे कैन, ठीक है? एंड दैट्स द वे टू ब्रिंग अ टेम्परेचर डाउन। एंड फाइनली उसके बाद तुम्हें बस अपने दिमाग में ओपननेस रखनी है कि नाउ जो उसने बोला उसको मैं अपने जेन्युइन इंटेलेक्ट से, अपने कोर प्रिंसिपल से रिव्यू करूंगा। आई मे अग्री विद इट, आई मे नॉट। तो तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है उस फीडबैक को लेने की, बट कंसिडर करना तुम्हारी जिम्मेवारी है कि चलो लेट मी जस्ट ट्राई दिस। अच्छा ये बात सच है कि नहीं है? क्या मैं अगर उसकी तरफ से देख रहा होता तो क्या मुझे बात ऐसी दिखती कि नहीं दिखती? तो 2-3 एंगल से जब सोचते हो कि हाँ मे बी इसमें कुछ तो सच है, एंड दैट गिव्स यू दैट ओपननेस टू चेंज ऑल्सो। श्रीधर, आपने यहाँ पे एक बहुत पावरफुल टूल दिया है कि जब आपके पार्टनर आपको कुछ कह रहे हैं, चाहे वो एंगर में है, फ्रस्ट्रेशन में, उसे समराइज करके उनको प्रेजेंट करें कि आप ये कहना चाह रहे हो। इसमें क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन का स्कोप भी चला जाता है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कुछ कहा और आपने कुछ और समझा हो। लेकिन जब आप ये कहते हो कि आप ये कहना चाह रहे हो, और वो आपको करेक्ट कर सकते हैं उसी वक्त पे कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इन्फॉर्मेशन का जो स्कोप है वो भी खत्म हो जाता है। तो आई थिंक दिस समराइजिंग व्हाट दे हैव सेड, वहाँ से आप थोड़ा उनको न्यूट्रल करना भी शुरू हो जाते हो कि उनको ये फीलिंग आती है कि उनको सुना जा रहा है, और साथ ही साथ मिस इन्फॉर्मेशन या मिस इंटरप्रिटेशन का भी जो स्कोप है वो कम हो जाता है। अच्छा, आपने इस कॉन्वर्सेशन में एक और बात की कि एक कूल ऑफ टाइम देना चाहिए, कूल ऑफ पीरियड देना चाहिए। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि एक कूल ऑफ टाइम आपको देना चाहिए, क्योंकि कुछ कॉन्वर्जेशन एक हीटेड मोमेंट्स में नहीं हो सकते हैं। इसी के पैरेलल एक कॉन्वर्जेशन आती है जो हम 90s किड्स ने तो बड़े रोमांटिसाइज होकर सुनी है इंटरव्यूज में, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज में, जो कहते थे कि वी नेवर गो टू आवर बेड एंग्री, हम कभी भी गुस्से से सोने नहीं जाते हैं। अब इसमें मसला क्या है कि आजकल दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, मोस्ट ऑफ द कपल्स वर्किंग है, और वर्किंग नहीं भी, अगर एक एक पार्टनर भी वर्किंग है, तो एक्चुअल में उनको एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने का वक्त मिलता है शाम को ही। राइट, वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है कि तुम देर से क्यों आए, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, और आप ऑलरेडी अपने सोने के समय से मुश्किल से 1.5-2 घंटे पहले अपने काम से वापस आते हैं। राइट, तो अगर फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो एक नेचुरल तरीका ये है कि अगर आप उसको कुछ समय दें, तो शायद हो सकता है आप बेड पे एंग्री ही सो जाएं या बिना रिजॉल्व करे ही सो जाएं। तो क्या ये सही है, गलत है, इसको कैसे समझें, मतलब कैसे हम उस रोमांटिक आइडिया से बाहर निकलें, निकले भी या ना निकलें? व्हाट इज योर टेक? यू आर एग्जैक्टली राइट कि ये जो आइडिया है कि डोंट गो टू बेड एंग्री, इट लुक्स नाइस, इट्स अ नाइस आइडियल, बट क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट। इनफैक्ट in pursuing this ideal you may actually do things which are very problematic and it may backfire, क्योंकि अगर सोने से पहले तुम जबरदस्ती बात को खींचोगे कि हमें शांति से जाना है, तो ना केवल बात कहीं नहीं पहुंचेगी, क्योंकि एक तो जबरदस्ती जब मान लो इफ यू आर ऑलरेडी एंग्री स्टेट में और बात करोगे तो इट्स गोना गेट वर्स, तो बात तो कहीं पहुंचे नहीं, नींद और खराब होगी, राइट? तो इट्स जस्ट इट डजंट वर्क। तो दैट्स व्हाई एक मैं आई ऑफन सजेस्ट पीपल कि अपनी कॉन्वर्सेशन को ये मत देखो कि अच्छा मुझे 1 घंटा बात करनी है, ठीक है, 1 घंटे में हमें सॉल्व करना है। अपने दिमाग में पहले ही मान लो कि हम इसको 20-20 मिनट की 3 इंस्टॉलमेंट में करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है 15-20-25 मिनट के बाद अंदर से इतने ट्रिगर हो जाओगे कि तुम्हारा वर्ड व्यू अगेन फिर चेंज हो जाएगा, और सिस्टम अगर एक्टिवेट हो गया तो फिर सामने वाला बुरा ही बुरा दिखता है, ठीक है? तो जब आप पहले ही एडवांस में प्रिपेयर होते हो कि अच्छा इस कॉन्वर्सेशन को हमें 3 बार में करना है, तो 20-30 मिनट बाद ट्राई, 15-20 मिनट ट्राई किया, थोड़ा बहुत प्रोग्रेस करी, देन एक ब्रेक लिया, एंड देन फिर ट्राई किया, एंड देन फिर ट्राई किया, डिपेंडिंग ऑन द इशू ऑफ कोर्स। कुछ कॉन्वर्सेशन 2 बार में, 1 बार में भी हो जाएगी, कुछ कॉन्वर्सेशन में 5 इंस्टॉलमेंट भी लग सकती है, बट ट्राई टू ब्रेक इट अप। एंड यस, इनफैक्ट रात को सोने से 1-आध घंटा पहले तक इट्स एक्चुअली अ बैड टाइम टू ब्रिंग अप इश्यूज, क्योंकि देन यू आर थिंकिंग तुम्हें अपनी स्लीप की वैल्यू तुमने नहीं की, क्योंकि यू हैव नो आइडिया हाउ अ गुड स्लीप इज एक्चुअली गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड अल्टीमेटली योर रिलेशनशिप, क्योंकि नेक्स्ट डे क्रैंकी हो गए तो तुम लड़ाई भी ज्यादा कर सकते हो, राइट? तो फॉर यू टू स्टे काम यू नीड अ गुड स्लीप, सो यू हैव टू रियली कीप स्लीप as a very sacred ritual of life, and do not mess with that by just bringing in conflict resolution near bedtime. So yeah, definitely not. शायद हमें ये अपनी फाइट्स को भी थोड़ा सा ना मैच्योरली स्केड्यूल करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि आज की लाइफ में जेन्युइनली इतना पेस आ गया है कि रात को अगर आप 8-9, साढ़े 9, 10 बजे घर आते हैं और 11 बजे आपका स्लीप टाइम है, तो उसी बीच में आपको डिनर भी खाना है, उसी बीच में आपको रिजॉल्व भी करना है, उसी बीच में आपको अपना डिवाइसेस से भी लॉग आउट करके सोने वाले जोन में आना है। तो दिस आर टू मेनी टास्क टू बी कॉम्प्लिकेटेड और कंप्लीटेड इन जस्ट 1 आवर और 2 आवर्स। तो यहाँ पे आई थिंक वील हैव टू रियली वर्क विद आवर स्केड्यूल्स अ लिटिल बिट, एंड थोड़ा थोड़ा सा ये सुनने में बड़ा
यूटोपियन लग सकता है ये कॉन्सेप्ट कि अरे ऐसे थोड़ी होता है कि डेट की तरह आप झगड़े को भी स्केड्यूल करो, बट मुझे लगता है शायद वो एक सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली ये अप्लाई करके देखा है, एंड आई हैव सजेस्टेड इट टू सम ऑफ माय क्लाइंट्स आल्सो, एंड इट हैज वर्कड फॉर देम. सो आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें हमारी थोड़ी मेच्योरिटी, और ये हड़बड़ी हर चीज़ का सोल्यूशन इस मोमेंट में ही पाना है, वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा इमेच्योर तरीका भी है, कंसिडरिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. अगर आपके पास इनफाइनाइट टाइम है, कोई काम नहीं है नेक्स्ट डे करने के लिए, तो वो एक अलग बात है. लेकिन अगर आपके इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लाइफ की एक स्पीड है जिसके साथ आप अपने आप को मैच करना चाह रहे हो, तो आई थिंक वी हैव टू बी अ लिटिल मोर मैच्योर. हमें बहुत सारे कॉमन इश्यूज और कॉमन ग्राउंड को कवर कर रहे हैं जो लोगों के बीच में आते हैं. नाउ आई वांट टू मूव टू अनदर सेगमेंट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, श्रीधर, विद यू. एक एक जो कॉमन सवाल मुझे बहुत आता है, वो आता है नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स पर. अभी एक वो मूवी भी आई थी, एनिमल, जिसमें रणबीर कपूर का रोल कुछ इस तरीके का था. तो नार्सिसिज्म हैज़ बिकम अ वेरी वाइडली स्पोकन टॉपिक, और आजकल लोग बहुत ओपनली ये देख रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में. अगर आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं जिनमें नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं, जो अपने ऊपर नहीं समझते हैं किसी और को, उस तरह के रिलेशनशिप को कैसे नेविगेट करें? उससे पहले प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द टॉप 3 narcissistic traits that you have seen in people. Yeah, in fact, I'll quickly tell quickly 5 traits which I've summarized as some of the fundamentals of narcissism. One is they keep thinking that I'm better than everybody else, and especially the people around me. तो वो एक bloated ego वाली बात आ गई. Second one is you will see them, they are basically ready to exploit you. कि उनके selfish motives के लिए you can keep doing things for them. जो आपने भी बात बताई कि exactly वही है कि वहां पर अगर तुम उनके साथ जेनरस हो तो वो एंडलेस दे कैन कंज्यूम योर एंडलेस जेनरोसिटी, राइट? वो लेते जाएंगे एंड वट एवर दे वॉन्ट दे फील जस्टिफाइड कि अच्छा आई कैन टेक फ्रॉम अदर पीपल, राइट? थर्ड ट्रेट which is something that I understood after studying about it is that they actually do lose टच विद रियलिटी एंड रीजन. कि उनका कोर लॉजिक भी हिल जाता है लाइफ में कि बेसिक कॉजेशन की किस चीज से क्या हो रहा है, राइट? तो एक्चुअली दे काइंड ऑफ लूज टच विद रियलिटी. And fourth one is extreme defensiveness, which is they are really really close to feedback. आप उन्हें चैलेंज कर ही नहीं सकते. लाइक कुछ छोटा सा भी फीडबैक दो, they'll take it as the biggest attack. आप प्यार से भी बोलना चाहोगे तो they won't just take it. तो extreme defensiveness. And finally, it's more like not like a trait, it's more like an outcome where you'll see that ultimately their life just becomes very dysfunctional and chaotic. It's hard for them to even do the basic things in life, maintain relationships, maintain a job अच्छे से. These are I'm talking about people who are in the extreme cases. So these are the 5 kind of traits and signs that we see in narcissism. Yeah. श्रीधर, आपने जो ये पांचों ट्रेट्स बताए एक नार्सिसिस्टिक इंसान में जो पाए जाते हैं, इन ट्रेट्स का कुछ डिग्री तक, आई थिंक सब लोगों में ये ट्रेट्स होते हैं कुछ डिग्री तक. हम डिफेंड करना चाहते हैं, डिफेंसिव होना चाहते हैं, हम अपनी नीड्स को ऊपर रखना चाहते हैं. ये आई थिंक कुछ डिग्री तक सभी लोगों में ये ट्रेट्स होते हैं. तो फिर आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि आप एक नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो? एंड ऑल्सो नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं, जो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आई मी माई सेल्फ से ऊपर किसी को नहीं रख पाते हैं, उन लोगों की ना एक पर्सनालिटी ट्रेट ये भी होता है कि दे आर वेरी करिज्मेटिक. दे अपीयर टू बी वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज दे टॉक अबाउट देमसेल्व्स. और क्योंकि हमें आदत नहीं है, हम मोस्ट ऑफ अस आर पीपल प्लीजर्स, हमें लगता है कि कि हम लोगों को खुश रखें. तो जब आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलते हो जो बड़ा कॉन्फिडेंट है, जो बड़ा करिज्मेटिक है, फ्लैम्बॉयंट है, फुल ऑफ हिज ऑरा है, तो आप अट्रैक्ट हो जाते हो उससे, है ना? तो इट्स इजी फॉर अस टू फॉल इन अ रिलेशनशिप विद सच अ पर्सन. तो अर्ली ऑन कैसे पता चले कि दिस इज नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस बट इज एक्चुअली नार्सिसिज्म? A very good question. आई नो थोड़ा ट्रिकी है, Yeah, आई नो yeah. थोड़ा ट्रिकी Hmm. है, Yeah, yeah. बट आई वांट टू पिक योर ब्रेन्स ऑन दिस, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं डे ऑन डे लाइफ में अपने क्लाइंट्स के साथ नेविगेट करती हूँ. तो आई वांट टू जस्ट पिक योर ब्रेन्स दैट व्हाट आर योर थॉट्स? Hmm. No, probably the best thing you can do in your life would be to like avoid getting in a relationship with a true narcissist. Like I think you'll do yourself a biggest favor. So it's good to know. वही ना, पता कैसे चले, अर्ली ऑन डिटेक्शन कैसे हो कि हम इनके कॉन्फिडेंस और करिश्मा से अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन ये नार्सिसिज्म तो नहीं, पता कैसे चलेगा? Yeah. So that's exactly this is जो हम ये conversation कर रहे हैं, जो हमने traits को lay down किया है. So get a bit more deeper into this. Basically जब ये साइंस मिलते हैं तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है, नेचुरली उनकी हर चीज को भी, फ्लॉज को भी थोड़ा सा पॉजिटिवली इंटरप्रेट करना चाहता है, राइट? सो
वन थिंग कुड बी वो they're talking confidently about themselves, अब तुम उसको कॉन्फिडेंस देख रहे हो, राइट, बट एक्चुअली दैट पर्सन इज लुकिंग डाउन ऑन अदर पीपल, लेट्स से दे से समथिंग लाइक दैट, ओके नो 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 यार ये कितना कॉन्फिडेंट है, एंड ओ आई लाइक दैट, राइट, अगेन if they are not taking your feedback, oh he's so sure about it, right, he's so strong minded, and you can try to give it a positive interpretation because अभी स्टेक्स बहुत कम है, तुमने वो बात ऊपर ऊपर से देखी है तो अच्छी लग रही है, राइट, बट जब तुम्हारे साथ डील होगा, जब तुम एक्चुअल बातें शुरू करोगे, जब एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और जब उनके साथ लाइफ बिल्ड करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा देयर इज नो लीवे विद दिस पर्सन, वो जनरली अपने आप को रेगुलरली तुमसे ऊपर देखता है, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। तो यूजुअली ये चीज़ें टाइम के साथ मोर एंड मोर इंटरेक्शन के साथ, और इसमें ये यहाँ पर हमारा कोर डेटिंग एडवाइस आ जाती है, वो ये है कि जो भी रेड फ्लैग्स हैं, नार्सिसिज्म हो गया, कोई और भी रेड फ्लैग हो सकता है, राइट, वो रेड फ्लैग्स को पाने का तरीका, मतलब डिटेक्ट करने का तरीका यही है कि स्पेंड एज मच टाइम एज यू कैन बिफोर एक्चुअली लेटिंग योर सेल्फ गेटिंग अटैच टू द पर्सन। तो उनसे ज़्यादा मिलो, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करो, एंड इनफैक्ट पॉसिबल हो तो 6 महीना उनके साथ 6 महीना साल भर डेट करो, रह सकते हो तो रह के देख लो, ट्रिप्स पे जाओ। The more you see that person in different scenarios, the more deeper traits will come out, and then you can see कि oh यहाँ पर कुछ टॉक्सिक है कि नहीं है, राइट, और यहाँ पर ये एक्सट्रीम है कि नहीं है। श्रीधर, हम नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। अगर आपको पता चल जाता है कि आपका पार्टनर नार्सिसिस्टिक है या अब्यूजिव है, टॉक्सिक है, या फिर उसके साथ कोई लव बचा नहीं है, रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, रोज झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी लोग उन रिलेशनशिप से भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं? Hmm. Uh, it's a very complicated thing for your own mind to do, and I get a lot of questions around this also. Multiple reasons for it. I'll lay down some of the top reasons why people are not able to get out of toxic ones. One is clearly the attachment part, where usually what happens is that you have felt some love and some intimacy connection for a considerable period of time, और इतने टाइम तक वो कनेक्शन डेवलप हुआ है कि तुम्हारी लिटरली यू आर काइंड ऑफ वायर्ड विद दैट पर्सन, तुम्हारे सिस्टम में उस इंसान की एक जगह है नाउ, राइट। तो वो उसका मतलब ये होता है कि इट्स लाइक if that person goes away, it's like a part of your life is taken away from you, right? So it's just so difficult. That's why despite all that negativity, all that toxicity, you are so much attached to that person कि तुम्हें वो एक ड्रग एडिक्शन की तरह जैसे विड्रॉल होता है ना, वो तुम्हें वो विड्रॉल होंगे उस इंसान के, because you're just your body is addicted to that person. So that's one reason, attachment. Another one is sometimes very very practical reasons. So one of the key ones is children. When you have young children especially, people are not able to कि हम क्या करेंगे, then they just bide their time कि 2 4 5 10 साल और निकालो, right? थर्ड बिग रीजन, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, क्योंकि इट्स नॉट एग्जैक्टली, समटाइम्स खुद के पेरेंट्स फ्रेंड्स वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं, दे लिटरली से कि बने रहो, करते रहो, क्या है, कोई बात ही निभा लो, राइट, वो नहीं छोड़ पाते क्योंकि यू अल्टीमेटली वांट पीपल चीयरिंग फॉर यू, जब स्पेशली व्हेन इट्स अ वेरी हार्ड डिसीजन, राइट, और जब तुम्हें पता है कि मैं यहाँ से निकल के भी जब जाऊंगा तो मेरे क्लोजेस्ट लोग अगर मुझे जज करेंगे तो वो फिर निकल ही नहीं पाते, राइट। फोर्थ इज द फियर ऑफ लोनलीनेस अल्टीमेटली, कि मैं इफ आई लीव दिस विल आई एक्चुअली फाइंड समबडी एल्स। जब वो बुढ़ापे में खुद को अलोन महसूस करते हैं कि मैं एकदम अकेला रह जाऊंगा, तो वो क्या होगा, इससे अच्छा चलो कोई तो है, राइट, चलो बैठे हैं यहाँ पर। एंड समटाइम्स अगेन इट कुड बी फाइनेंशियल रीजंस आल्सो, लाइक इफ वन पर्सन स्पेशली विमेन, इफ दे आर नॉट अर्निंग, दे वर रियल वरी, हाउ विल आई सस्टेन माई सेल्फ, आई कांट गो बैक टू माई ब्रदर और माई पेरेंट्स, और अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकती। So that financial reason is also one reason. And yeah, I mean, these are some top reasons why people are just unable to leave. तो इन रीजंस की वजह से, कुछ प्रैक्टिकल हैं, कुछ इमोशनल हैं, इन रीजंस की वजह से आप एक गलत रिलेशनशिप में अटके हुए हो, लेकिन उस अटके हुए इंसान को करना क्या चाहिए? व्हाट इज द एडवाइस फॉर देम? Yeah. So now this is actually very difficult to answer because यहाँ पर you are taking a gamble with your life, which is what can I get the most out of life if I live with this person or without this person. वो equation अल्टीमेटली आपका एनालिसिस होगा कि अगर मैं छोड़ने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एंड समटाइम्स इट्स अ क्लियर कट लीविंग। फॉर एग्जांपल रियल टॉक्सिसिटी होती है, जैसे रियल का मतलब एक्सट्रीम का केस, देयर इज अब्यूज और वायलेंस है, और पर्सन इज लेट्स से परसिस्टेंटली चीटिंग ऑन यू, राइट, मल्टीपल पार्टनर्स हो गए, या समटाइम्स एक्सट्रीम केसेस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज एंड एडिक्शन जिसके कारण घर में डिसफंक्शन आ गया है, या क्रिमिनल बिहेवियर कुछ भी। वहां पर देयर इज लाइक अ क्लियर कट केस कि सब बोलेंगे जस्ट लीव इट, चाहे तुम्हें अकेला रहना पड़े जिंदगी में, कुछ भी हो जाए, राइट, कुछ भी करना पड़े, जस्ट लीव दैट एनवायरनमेंट बिकॉज दैट्स लिटरली जस्ट
very toxic and harmful for your brain and body. दैट इज प्योरली टॉक्सिक। They're purely लेकिन toxic. अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट की बात करें जो इतना टॉक्सिक इस तरीके से नहीं है, हाँ, मतलब exactly. एक Yeah. टॉक्सिसिटी होती है जो बहुत दिखाई देती है। वो हाँ. होता है कि कोई आपको मार रहा है, आपको वायलेंस हो रहा है, क्रिमिनल है, वो सब तो प्योर टॉक्सिसिटी है जो दिखाई देती है, जहाँ क्लियरली आपका भी दिमाग कहेगा नहीं बस दिस पर्सन आई डोंट वांट टू बी विद, एंड सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक टॉक्सिसिटी होती है जो बहुत लेयर्ड होती है, जो सिर्फ आपको पता है, आपके पार्टनर को पता है। उस सिचुएशन में क्या करें कि वो इंसान फुली फंक्शनल अच्छा ह्यूमन बीइंग है, वो बहुत अच्छे से जॉब कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से सोशल सेटिंग्स में बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, वो टॉक्सिसिटी उनकी बहुत लेयर्ड है जो आपके बीच में, हाउ डू यू एड्रेस ये दैट? एक्चुअली बड़ा कॉमन है कि दुनिया के सामने बहुत अच्छा चेहरा है बट घर के अंदर यू सी द मॉन्स्टर घर के अंदर आके, राइट? तो इन दोज केसेस पहली बात तो फर्स्ट ट्राई योर बेस्ट टू डील विद इट ऑन योर ओन, लाइक क्योंकि लीविंग का डिसीजन को ये मान के चल लो कि मैं यूजुअली कहता हूँ एक बार अपने अंदर की कमियां पहले पूरी निकाल के देख लो, लाइक लर्न योर बेस्ट। क्या पता तुम भी ऐसा कुछ कर रहे हो विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू दैट टॉक्सिसिटी। डोंट डोंट जस्ट अज्यूम कि सामने वाला ही बेकार है। और उसमें अगर क्या होगा, अगर तुमने खुद के अंदर वो चेंज लाए तो हो सकता है वो लेवल शायद 70-80 से सीधा 30-40 तक तो वैसे ही आ जाए, विच इज मच मोर टॉलरेबल। सो दैट्स वन, दैट वुड ऑलवेज बी द फर्स्ट अप्रोच। लुक विद इन योर सेल्फ, राइट? द जर्नी विद इन, राइट? अपने अंदर की जर्नी एंड द जर्नी विद इन। द जर्नी विद इन। एंड द सेकंड वन इज दैट आपको यू हैव टू अल्टीमेटली डिसाइड द स्टैंडर्ड्स फॉर योर सेल्फ कि हाउ मच कैन आई पुट अप विद, लाइक व्हाट डू आई डिजर्व इन लाइफ। तो ये अब आपको सोचना है कि मेरी लाइफ में हाउ मच कैन आई टॉलरेट। एंड अगेन मेरे को, क्योंकि these the situations can vary so much, that's why I cannot really give a single answer to this, but in general I would say you have, if you work on yourself, you can tolerate probably 10 times more without even feeling unhappy if you really work on yourself. There will be a point जब नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेक्निकली क्या होता है कि दो चीजें चाहिए तुम्हें, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन। एंड बाउंड्रीज का मतलब एक्सेप्टिंग योर सेल्फ ऑल्सो, कि जो मुझे करना है मेरे को करना है, राइट? तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इफ यू कैन से कि तुझे जो करना है तू कर, तू मुझे हर्ट नहीं कर रहा, इट्स योर लाइफ, आई एक्सेप्ट यू, बट देन आई विल नॉट टेक डोमिनेशन कंट्रोल क्रिटिसिज्म फ्रॉम यू इधर, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपने बारे में क्या सोचना है, मुझे पता है मुझे सुबह से शाम क्या करना है। इफ यू कैन रीच दैट स्टेज, स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, I can say you can pretty much live with any person, probably the most difficult person in the world. But I agree कि sometimes to reach that stage is difficult, and some people who can't reach that stage, उनके लिए फिर better option है कि I leave and I just live on my own, क्योंकि that mental work takes a lot of time, a lot of mastery. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट कॉन्वर्जेशन, लास्ट क्वेश्चन जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ, बिकॉज आई रियली फील दैट सक्सेस एक बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है और जिसको बहुत सारे मल्टीपल लेंसेज से देखा जा सकता है। जैसे कि सक्सेस एक आपकी स्टोरी का सेंटर है, क्योंकि हर किसी को सक्सेस चाहिए लाइफ में, लेकिन उसको आप लिटरली 1000, 2000, 1 करोड़ तरीकों से देख सकते हो अलग अलग लेंस से। सो व्हाट आई वांट टू आस्क इज what is your idea of a successful relationship? Give me a 3 pointer list. Hmm. I'll give some general features which would signify success. I'll still repeat the first one because that is really is the fundamental one, which is overall, are you feeling that this is a positive experience? It is a net positive for me, right? Like having this adds something, not takes away something. So that's one very, very important one. Second one could be this is where we compare relationship to friendships also, and that's a very good kind of a proxy for it, which is, can you really tell that this partner is your friend? Like, would you hang out with this person if you are not in a relationship with them? Would you enjoy talking to them? And if you would want that, if you can say that they're actually inherently a great friend, then that's also a sign of a very, very healthy relationship. And third one could be shared dreams, which is, can you guys come together with a picture of life which has good enough commonality and something joint, which is, are we building something together here? Because inherently we are meaning seeking people, and in the meaning of life, if there is a lot of overlap between those partners, so for example, we both want to be generous, we both want to build an empire, we both want to be social, we both want to take care of our children, if those meaning elements come together, then those relationships are some of the most fundamental ones and very strong ones, basically, because then your partner is just part of your meaning of life. So yeah. I loved the way you said that we are meaning seeking creatures, और जब तक हमें किसी चीज़ में मीनिंग नहीं समझ में आता है, मतलब नहीं समझ में आता है, तब तक हम
अंदर से ड्रिवन नहीं होते हैं उस चीज़ पे 100% डालने के लिए। आई थिंक दोज आर सम रियली रियली ब्यूटीफुल पॉइंटर्स। श्रीधर, रिलेशनशिप्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत सारी अनलिमिटेड बात कर सकते हैं। मेरे अभी भी दिमाग में इतने सारे सवाल आ रहे हैं। वी हैव नॉट टच्ड अपॉन वल्नरेबिलिटी एज सच, हमने ईगो के बारे में बात नहीं की। क्यों हम सॉरी नहीं बोल पाते रिलेशनशिप में, उसके बारे में बात नहीं की। हमने लॉयल्टी के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की। देर आर बहुत सारी चीज़ें जो इन-लॉज़ है के मुझे बारे में लगता है बात नहीं की कॉन्वर्जेशन है। में रह गई है। हमें like, इन-लॉज़ के बारे में बात नहीं if की। people like it, then अगर लोगों ने अच्छे से इसको लाइक किया, then we'll do a part 2 then. Yeah, we'll have to. मैं वहीं पे आ रही थी कि अगर लोगों को लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं छूट गई, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन में आप कितना ही डाल सकते हो, True. तो अगर आपको लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो छूट गए हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, सो दैट वी कैन इनवाइट श्रीधर बैक अगेन एंड हम दोनों मिलके आपके लिए कुछ फ्रेश पर्सपेक्टिव्स लेके आए अबाउट द कॉमन challenges that you're facing in your relationships. On that note, Sridhar, thank you very much for joining me on the Journey Within podcast. It was truly a fruitful conversation for me, and I hope the same was for you. Absolutely, it was for me. Really enjoyed your time, enjoyed my time here. And yeah, your questions that you brought up today are really very important to all relationship people, everybody who's in relationship, going through relationship issues. So I am also confident that people will find some value in it. And if they do, please do let us know in the comments, and we will actively, see and probably bring up something more. Yeah, why not? So thank you for having me, Shobha. That's wonderful. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आज के इस एपिसोड में सबसे पावरफुल टेक अवे आपके लिए क्या था, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप के और पहलुओं को हम टच करके एक और एपिसोड बनाएं विद श्रीधर, डू लेट अस नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जो अनआंसर्ड रह गए हैं, कमेंट सेक्शन, ताकि हम अगले एपिसोड्स में उन्हें इंक्लूड कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। नमस्ते, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।